शाह की ललकार, बंगाल में सरकार। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप सभी का हृदय से स्वागत है। वैसे स्वपन दास जी ने थोड़ा कह ही दिया, मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एक दो बार इसको रीशेड्यूल करना पड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं क्षमा प्रार्थी हूं और आगे पर ऐसी तकलीफ न पड़े इसका ध्यान भी रखेंगे। मित्रों, आज मेरा आपकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और एक दो मीटिंग कर कर बंगाल का 2 दिन का दौरा मेरा समाप्त हो जाएगा। ये 2 दिन में 4 विभागों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अलग अलग समाज के कार्यकर्ताओं को मिलना हुआ। लगभग 180 से ज्यादा संस्थाओं के प्रतिनिधियों को भी एक हॉल के अंदर 2 तरफा संवाद भी हुआ है और इससे बंगाल की जो परिस्थिति मेरे ध्यान में आई है, मैं इसको आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे भी पार्टी से समय समय पर बंगाल की परिस्थिति के बारे में जानकारी आती ही है। 2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में मां माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है और जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। मैं जहां जहां गया सैकड़ों की, हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे, ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है, ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। इसका कारण है बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो बीमारू राज्य हो, पहले बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा शासन आया, वहां पर हमने स्थिति को बदला है। गुजरात के अंदर भी स्थिति को अंदर परिवर्तन लाए हैं। देश के अंदर सुशासन का एक नया मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेट किया है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 5 ही साल में लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। चाहे धन धन का अकाउंट देना हो, उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ना हो, चाहे घर देना हो, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देना हो, बिजली देनी है, शौचालय देना है और अब शुद्ध पीने का पानी देना है। किसानों को हर साल 6,000 रुपया देना और गरीबों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, एक नया आशा का संचार 60 करोड़ गरीबों के लिए किया है। और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया। एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना। अब बंगाल की जनता को तय करना है कि परिवारवाद चाहिए या विकासवाद चाहिए। बैड एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया सूत्रपात, एक नया अध्याय ममता बनर्जी के नेतृत्व में बना है। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण कर दिया है, राजनीति का अपराधीकरण कर दिया है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और शायद ही कोई राज्य में ये तीनों चीजें हुई होगी। एक भी होती थी तो राज्य के पतन के लिए वो जिम्मेदार होती थी। यहां तीनों की तीनों चीजें बहुत स्किलफुली और बहुत सफल तरीके से ममता जी ने आरोपित करी है, प्रत्यारोपित करी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन का संपूर्ण राजनीतिकरण करा है, राजनीति का संपूर्ण अपराधीकरण करा है और भ्रष्टाचार को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। भ्रष्टाचार के उदाहरण मैं देना नहीं चाहता, कई बार मैं बंगाल की जनता और आप लोगों के सामने बोल चुका हूं, पूरी सूची है मेरे पास, आप पूछोगे सवाल में तो बता भी दूंगा। मगर साइक्लोन और कोरोना की महामारी में भी, सहायता में भी भ्रष्टाचार करने से तृणमूल की कैडर नहीं चुकी है, पीछे नहीं पड़ी है। ये इसका सबसे निकृष्ट और लेटेस्ट उदाहरण है। तुष्टीकरण से बंगाल की जनता के बहुत बड़े वर्ग के मन में क्या हम सेकंड ग्रेड सिटीजन है, ऐसा असुरक्षा का भाव खड़ा हुआ है। ढेर सारे मामले हैं तुष्टीकरण के, और तुष्टीकरण यहां तक पहुंचा कि एक प्रकार से बंगाल में 3 कानून है, एक अपने भतीजे के लिए, दूसरा अपनी वोट बैंक के लिए और तीसरा आम बंगाली के लिए। शायद ही देश में कोई एक राज्य होगा जहां 3 कानून चलते होंगे। कानून की पुस्तक में तो एक ही कानून है, मगर इम्प्लीमेंटेशन के लिए 3 कानून है। भतीजे के लिए अलग है, अपनी वोट बैंक के लिए, वोट बैंक से आप समझ ही रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, और बंगाल की जनता के लिए एक अलग कानून है। इस प्रकार का शासन शायद ही हमने देखा है। अभी अभी मैंने देखा ममता दीदी गड्ढे भरने का वादा कर रही है। मेरा उनसे विनम्र सलाह है, मैं आयु में छोटा हूं मगर राजनीति बहुत देखी है मैंने, पूरा देश घुमा हूं, कि दीदी अब गड्ढे भरने से कुछ नहीं होगा, जनता के भरोसे में बड़ा गड्ढा भर गया है, वो 6 माह में कभी भरा नहीं जा सकता। तो अब आप निरर्थक प्रयास रहने दीजिए। महिला सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। मैं अभी आया तो उन्होंने कोई और राज्यों के बलात्कार के उदाहरण देकर सोशल मीडिया में कुछ सवाल खड़े किए। मैं आज ममता दीदी को शार्प क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि 2018 के बाद आपने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को आपके राज्य के, बंगाल के गुनाह के आंकड़े, क्राइम का रिकॉर्ड क्यों नहीं भेजा है? क्या छिपाना है आपको और क्यों छिपाना है? देश की जनता, दुनिया और बंगाल की जनता जानना चाहती है कि बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। क्यों आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को सब राज्य अपने आंकड़े भेजते हैं?
भेजना नहीं चाहती हूं। मेरे पास 2018 के आंकड़े हैं। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, क्योंकि मैं देश का गृह मंत्री हूं, मुझे पूछते हैं कि भाजपा शासित राज्य में क्या है। इसका जवाब वो राज्य में जाकर हम देंगे, और अगर किसी को चर्चा करनी है तो वो राज्य में हमारे आने के पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े ही लेकर मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता आ जाए, और ममता दी उनके आने के पहले के और अभी के आंकड़े लेकर बंगाल के आ जाए। हम चर्चा करने के लिए दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, 2018 के ही है, बाद में देते नहीं है। महिलाओं के खिलाफ अपराध में देश में तीसरे नंबर पर बंगाल रहा। बलात्कार के प्रयास के मामले में देश में नंबर 1 रहा। एसिड अटैक के मामले में देश में नंबर 1 रहा। महिलाओं के गायब होने में देश में दूसरे नंबर पर रहा। गायब महिलाओं को न ढूंढ पाने के मामले में देश में नंबर 1 रहे। और 2018 में महिलाओं के प्रति जो अपराध है उसको सजा कराने का जो दर था वो बंगाल में 5.3% था, जबकि देश में 23% है। क्या ममता दीदी आप जवाब देगी? आप स्वयं एक महिला हो। बंगाल की जनता, बंगाल की महिला क्यों असुरक्षित है? मुझे लगता है मुझे सवाल पूछने की जगह आपको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। आज शायद बंगाल राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या में देश में सबसे ऊपर है। विगत 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। मैं बंगाल के मुख्यमंत्री को कहना चाहती हूं कि आप इस पर एक व्हाइट पेपर निकालना चाहेगी क्या? स्थिति को स्पष्ट करना चाहेगी क्या? कितने राजनीतिक कार्यकर्ता, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस के हो, या तो आरटीआई एक्टिविस्ट हो, कितने लोगों की हत्या हुई? एफआईआर रजिस्टर होने के बाद कितने लोगों को अरेस्ट किया गया, कितने लोगों को चालान करे गए और कितने लोगों को सजा करा पाए? आपको आश्चर्य होगा, अधिकांश केसों के अंदर अरेस्ट ही नहीं हुई है, चार्जशीट ही नहीं हुई है। इस प्रकार का शासन बंगाल का भला नहीं कर सकता। घुसपैठ बेरोक टोक चल रही है। जिस देश की, जिस राज्य की सीमाएं सुरक्षित न हो, वो राज्य में विकास कोई मायने नहीं रखता है। मोदी जी का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मोदी जी ने बंगाल के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। मेरे पास पूरा सूची है, मगर मैं इसमें समय ज्यादा देना नहीं चाहता। मेरी पार्टी की ओर से सूची आपको प्रेस नोट के साथ एनक्लोज कर दे दी जाएगी। मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बंगाल में एक ऐसी सरकार ला दीजिए जो मोदी जी के विकास के प्रयासों को बंगाल की जनता तक पहुंचाए, क्योंकि 80 से ज्यादा केंद्रीय योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन पूरे देश में सबसे पुअर है, सबसे खराब है तो बंगाल में है। मैं 2 ही योजनाओं का आपको उदाहरण देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार दे रही है। और अब तक लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने अपने ऑपरेशन आयुष्मान भारत योजना के तहत करा दिए है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि बंगाल के एक भी व्यक्ति इसमें ऑपरेशन नहीं कर पाई। किसान सम्मान निधि, हर किसान के खाते में सीधा 6,000 रुपया, कोई बीच में कैडर नहीं है, कोई टोलबाजी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। बैंक अकाउंट में सीधा 6,000 रुपया मोदी जी भेजते हैं, मगर यहां से किसानों की सूची और बैंक अकाउंट नहीं देते हैं। अब तक 95,000 करोड़ रुपया देश भर के किसानों को गया है, मगर बंगाल के किसानों को कुछ नहीं मिला है। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के किसान का गुनाह क्या है? क्यों उसको ये 6,000 रुपया नहीं मिलता है? क्यों बंगाल के गरीब को ये 5 लाख तक की सुविधा नहीं मिलती है? ऐसी ढेर सारी योजना है और हर महीने एक पत्र लिखती है कि ये पैसा हमें दे दो। मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर इसके रूल्स बने हैं देश भर में। हमारे एक कार्यकर्ता ने कहा कि साहब ये क्यों मांग रही है, आपको मालूम है? मैं नहीं मांगता, मैं नहीं समझता क्यों मांग रही है। मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन की सूचिता ही नहीं रहती। ये पैसा कैडर की भेंट चढ़ जाएगा अगर उनके हाथ में गया है तो।
मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए। मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना और अपनी योजना कर कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। 200 सीट। ये सभागार के अंदर बहुत सारे पत्रकार हैं। जब प्रेस क्लब के हॉल के अंदर मैंने 22 सीटें कही थी, आपके चेहरे की मैंने मुस्कान देखी थी। इस बार आप नहीं हंसते हो, इतना अच्छा है, क्योंकि 18 सीटें हम जीत चुके हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूं कि इस बार मुस्कुराने का टाइम मेरा है। 200 से ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है और यहां पर तृणमूल का शासन समाप्त होने जा रहा है। ये बंगाल की जनता का मिजाज है, मोदी जी के प्रति बंगाल की जनता का विश्वास है और मोदी जी को बंगाल की जनता का आशीर्वाद है। जिस जनता ने लोकसभा में इतना अच्छा प्रतिसाद दिया है, वो जनता बंगाल के भले के लिए भी हमें जरूर एक मौका देगी, इसका मेरा भरोसा है। मैं फिर ममता सरकार पर गंभीर हमला करते हुए गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ जीत के लिए कितने आश्वस्त हैं, ये भी बताते हुए प्रेस वार्ता करते हुए बंगाल में शाह की हुंकार, क्या बीजेपी की अब वहां बनेगी सरकार? एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए।